दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी कोर्ट में सावरकर का पूरा सच खोलने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ मामला करने वाले सावरकर के रिश्तेदार खुद पीछे हट गए। लगभग एक हफ्ता पहले सावरकर डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को राहत मिल गई थी। केस क्या था कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया, कथित तौर पर यही आरोप उन पर लगाया गया और डिफेमेशन का केस लगाया गया। अब राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में इस केस में उन्हें फंसाने वाले को ही तगड़ा झटका दे दिया और वो दुम दबा करके एक तरीके से याचिकाकर्ता भाग निकले, जो कि सावरकर के रिश्तेदार हैं। आखिर राहुल गांधी कोर्ट में जिस सच को बाहर लाना चाहते थे, याचिकाकर्ता उस सच को बाहर लाने देना ही नहीं चाहते। इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे और हमारे साथ लगभग 20 साल से अधिक समय से रिसर्च करने वाले सावरकर के ऊपर निरंजन टकले सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सर क्या वजह है, अगर राहुल गांधी किसी सच को बाहर लाना चाह रहे थे, डिफेमेशन का केस हुआ, मामला यही था ना कि सावरकर पर उन्होंने गलत तथ्य पेश किया, यही आरोप एक तरीके से उन पर लगाया गया, तो फैक्ट्स पर तो बात की जाएगी, तो क्यों सच को बाहर वो लाने देना नहीं चाह रहे? वजह क्या है इसके पीछे? जी देखिए आदित्य जी, इस केस में बहुत सारे पहलू है। कि सावरकर ये विनायक सावरकर है, उनके सबसे छोटे भाई जो थे नारायण सावरकर, उनके बेटे से हिमानी सावरकर की शादी हुई थी। लेकिन हिमानी सावरकर कौन है? तो हिमानी सावरकर या सत्यकी सावरकर की माँ, ये गोपाल गोडसे की बेटी है। नथुराम गोडसे के छोटे भाई जिनको आजीवन कारावास हुआ था, तो गोपाल गोडसे की बेटी है जो सत्यकी सावरकर की माँ है। तो उन्होंने ये सत्यकी ने ये केस उनके खिलाफ किया था और लंदन में राहुल गांधी ने कुछ अपने स्पीच में बयान दिया था, उसके खिलाफ दिया था। अब मुझे तो पहले ये मतलब आश्चर्य होता है कि लंदन में उसने जो बोला उसके खिलाफ पुणे में कैसे केस हो सकती है? कोई ज्यूरिसडिक्शन का मामला भी नहीं बनता था। उसके बावजूद पहले पुणे में ये केस दर्ज हुई, पुणे की कोर्ट ने ये कहा, पुणे पुलिस को कहा कि आप इसकी तहकीकात करो। पुणे पुलिस पुणे के एयरपोर्ट तक भी नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ये केस हो सकता है। अगर तहकीकात करनी है तो लंदन उन्होंने जाना चाहिए था, वो वहां पे नहीं गए, सिर्फ केस दर्ज करी। अब केस दर्ज करने के बाद जब राहुल गांधी ने ये कहा कि ये एक डिफेमेशन केस नहीं, ये एक समन ट्रायल की तरह करो, और समन ट्रायल की तरह अगर आप करोगे तो उनके सारे बयानात मैं जुडिशियल रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। इस किस्म के, मतलब जो बचपन में लंदन में उन्होंने जो कहा था कि बचपन में सावरकर ने एक मस्जिद पर पत्थर मारे थे, एक मुस्लिम को मारा था, ये सावरकर की जो जीवनी लिखी गई थी धनंजय कीर ने, उसमें ये वाकया लिखा हुआ है। तो ये इंसिडेंस उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ इंसिडेंस है। तो वो राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन उसके खिलाफ ये केस दर्ज करने के बाद जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये समन ट्रायल में कन्वर्ट करो, ताकि उनके बारे में जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है ये मैं कोर्ट के सामने लाना चाहता हूँ। तो जैसे ही ये कहा तो सत्यकी सावरकर घबरा गए कि अब इस तरह से अगर सारे रिकॉर्ड कोर्ट के सामने आ जाएंगे तो उनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे खिलाफ भी एक केस की थी रंजीत सावरकर ने, उन्हीं के पोते हैं सावरकर के, उन्होंने मेरे खिलाफ भी इस किस्म की केस की थी। और मैंने जब कहा था इस ऐसी केस में कि मैं सारे कोर्ट के सामने रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया उस केस को। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उनके मर्सी पिटिशंस हो, उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथ गो के साथ जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि पूरी जिंदगी भर वो कांग्रेस, गांधी और मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, उसके बाद उनको पेंशन शुरू हो गई थी अंग्रेजों की तरफ से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के सामने आते हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड पे आते हैं, तो जो इमेज उनकी बना के रखी है हिंदुत्ववादियों ने, वो पूरी ध्वस्त हो जाएगी। और उसी वजह से सत्यकी सावरकर शायद इस केस में डर गए और उन्होंने इसको समन ट्रायल कन्वर्ट करने से ऐतराज दर्ज किया है। जी सर, हमने देखा था कि राहुल गांधी का एक बयान वो अक्सर कई मर्तबा दे चुके हैं कि मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूं।
और ये बात आपने भी कही है कि सावरकर डिड नॉट अपील फॉर मर्सी, ही बेग्ड फॉर इट। यस। तो क्या मैंने ये तथ्य सही है और आपने कहां से ये- इस बात को? जी। जी देखिए, सावरकर 4 जुलाई 1911 को अंडमान में गए, और सेल्युलर जेल के जो रिकॉर्ड्स है, हर एक कैदी को पहले 6 महीने जेल मैनुअल के हिसाब से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती थी कि अकेला वो सेल में रहेगा, उसको कोई सजा नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, ना कोई उसको मिलने आएगा, ना वो किसी से मिल सकता है, अपने ही सेल में वो बंद रहेगा। तो 6 महीने के लिए वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, और 4 जुलाई को वहां पे पहुंचे थे। 29 तारीख को, 25 दिन के बाद, उन्होंने अपना पहला मर्सी पिटीशन दिया 1911 में। और उसके बाद उन्होंने पर्सनल मर्सी पिटीशन 6 बार दिए। इसके अलावा उनकी वाइफ ने 3 बार दिए, उनकी भाभी ने 3 बार दिए, और उनके भाई ने 3 बार दिए। तो 15 बार मर्सी पिटीशन। एक बार अर्जी करना मैं मानता हूं कि वो पिटीशन है और ये कोई भी कैदी कर सकता है। बार बार मर्सी पिटीशन करना, 15 बार, खुद की तरफ से 6 बार, भाई की तरफ से 3 बार, अपनी उनकी वाइफ और उनकी भाभी, इनकी तरफ से 3-3 बार, 15 बार मर्सी पिटीशन करना, इसे मर्सी बेगर ही कहा जा सकता है, दया की भीख मांगने वाला। क्योंकि वो दया की अर्जी नहीं रही, वो बार बार किए जा रहे थे। और वो क्या सर आपको? उन अर्जियों में जो उनकी लैंग्वेज थी, मतलब ये कहा जाता है, या ये बात मैं भी मानता हूं कि सावरकर का अंग्रेजी हो, मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इन भाषाओं पर उनका बहुत प्रभुत्व था। ही वॉज अ प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेजेस। और जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है कि वेयर एल्स विल आई बेग बट टू द मर्सीफुल डोर्स ऑफ द पेरेंटल गवर्नमेंट, कि माए बाप सरकार के सामने नहीं तो मैं कहाँ भीख मांगू, ये उन्होंने लिखा है। वेयर एल्स दिस प्रोडिगल सन, ऐसा उन्होंने खुद के बारे में लिखा है कि राह भटका हुआ पागल आदमी। ये लफ्ज उन्होंने अपने आप के लिए यूज किया हुआ है अपनी मर्सी पिटीशंस में। तो जिस किस्म से उन्होंने मर्सी भी मांगी है, उससे अंदाजा आता है कि वो वाकई में मर्सी की भीख मांग रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे। सर कुछ समय पहले रणदीप हुड्डा का एक मूवी आया था, वीर सावरकर। अक्सर भाजपा वाले जो है या हिंदुत्व के सो कॉल्ड ठेकेदार जो है, वो सावरकर को वीर सावरकर कह करके पुकारते हैं, वो सम्मान उन्हें देते हैं। अब इस तरह की जो मूवी आई थी, उसमें भी एक तरीके से दिखाने की कोशिश हुई थी कि वो वाकई वीर रहे। उनकी जो मर्सी पिटीशन रही, वो कहीं ना कहीं बाहर आकर के फिर से भारत को आजादी दिलाने के लिए या स्वतंत्रता संग्राम में फिर से वो ज्वाइन कर सके, काम कर सके, इसके लिए वो मर्सी पिटीशन थी। लेकिन इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों ने, दक्षिणपंथी नेताओं ने इसे एक गलत एंगल दे दिया। क्या इस तरह की मूवी बिना फैक्ट चेक करे इस तरीके से रिलीज की जाती है ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है उन तक सच ना पहुंचे? क्योंकि आज किताब कौन पढ़ता है, आज की युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा वो मूवी देख लेंगे, उसी से वो सत्य को कहीं ना कहीं जांचते हैं, परखते हैं। जी देखिए, प्रोपेगेंडा मूवी थी, और प्रोपेगेंडा मूवी की तरह वो बनाई थी, पूरी तरह से वो झूठ पर बनाई गई थी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स उस मूवी के बारे में भी है कि भगत सिंह ने उनको जाके विनती की कि मैं आपकी किताब की ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। अब उनकी किताब पब्लिश हुई थी 1909 में, जब भगत सिंह की उम्र थी 2 साल की। अपनी माँ की गोद में वो खेल रहे थे शायद 2 साल की उम्र में। उनको अपनी मातृभाषा भी नहीं आती थी, तो सावरकर की किताब की ट्रांसलेशन करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मूवी में दिखाया गया। अब ये जो सारे उनके मर्सी पिटीशंस है, ये जो कहा जाता है कि मर्सी पिटीशन इसलिए दिया, जैसे आपने कहा कि बाहर आने के बाद वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। वो बाहर आने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक दिन भी नहीं लड़े। इनफैक्ट उन्होंने जैसे मैंने कहा, वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ थे। इनफैक्ट वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पहला सेंटेंस ये है जो उन्होंने अपने हस्ताक्षर में लिखा है कि टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा और अंग्रेज हुकूमत के समान उद्दिष्ट को साध्य करने के लिए मैं ये वादा करता हूं कि मैं गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ जिंदगी भर लड़ूंगा। तो उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ उनकी
अंडमान से वापस आने के बाद 1924 में उनको रत्नागिरी में भेजा गया, 1937 में उनको पूरी तरह से रिहा किया। उसके बाद उन्होंने एक दिन भी अंग्रेजों के खिलाफ ना आंदोलन किया, ना प्रोटेस्ट किया, ना लेटर लिखा। अंग्रेजों के आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी के में उन्होंने रिक्रूटमेंट की, और वो रिक्रूटमेंट में भी उन्होंने ये कहा, उन्होंने लेटर लिखे थे। हिंदू महासभा ने 600 जगह पर भारत में आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर शुरू किए थे। जो लेटर्स सावरकर ने उसमें ऐसा लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट से भारत के ऊपर जो हमला होने वाला है उसके खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजों के आर्मी में भर्ती करना चाहिए, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट से भारत पर कौन हमला करने वाला था? नॉर्थ ईस्ट से भारत के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी हमला कर रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए ये आर्मी रिक्रूटमेंट कर रहे थे वहां पे। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो ये कभी भी नहीं थे। इंडियन नेशनल आर्मी के जो 40,000 जवान पकड़े गए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो एक बहुत फेमस ट्रायल है, रेड फोर्ट ट्रायल नाम से, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो रेड फोर्ट ट्रायल जब हुई, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की केस लड़ने के लिए सावरकर नहीं गए, ना कोई हिंदू नेता वहां पर गया। उनकी केस पंडित नेहरू ने लड़ी, सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, और उनको रिहा किया। एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर को सजा नहीं हुई। 40,000 कैदियों को पंडित नेहरू ने रिहा करवाया उस केस में। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ तो एक दिन भी नहीं थे अपनी मतलब छूटने के बाद, तो सर छूटने के बाद। क्या आपको लगता है यही सारा सच बाहर ना आ जाए? क्योंकि अगर इसे डिफेमेशन केस से समन ट्रायल में ट्रांसफर किया जाए, जबकि जज भी राजी हो गए थे, राजी जो है वो याचिकाकर्ता नहीं हुए, क्या यही वजह है कि ये सारे फैक्ट्स बाहर ना आ जाए? इसके लिए कहीं ना कहीं इस केस को अलग राह पर ले जाने की कोशिश या डिफेमेशन पर ही रखने की कोशिश हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी मदद है, 100%। सत्तारूढ़ पार्टी की? देखिए, डिफेमेशन कौन फाइल कर सकता है? डिफेमेशन एक्ट की जो प्रोविजंस है, तो डिफेमेशन वही फाइल कर सकता है जिसकी जाति बदनामी की गई हो। तो यहाँ पर तो सावरकर मतलब है ही नहीं जिनके बारे में बोला गया, वो जिंदा ही नहीं है। तो उसके बावजूद ये डिफेमेशन फाइल किया जाता है, वो एडमिट भी किया जाता है। तो एडमिट मतलब बेसिक उस केस को एडमिशन करने के खिलाफ ही पूरी शिकायत होनी चाहिए। एडमिशन किया जाता है क्योंकि सरकार का समर्थन है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि इसको समन ट्रायल में कन्वर्ट करो और याचिकाकर्ता पीछे हट जाते हैं, इसका मतलब ही ये है कि सरकार भी ये चाहती है कि ये सच लोगों के सामने ना आए। क्योंकि वो जिनके बारे में वो वीर कहाँ कहते हैं, स्वातंत्र वीर महाराष्ट्र में कहते हैं उनके बारे में, तो ये उपाधि भी उनको किसी ने नहीं दी थी। उन्होंने खुद अपने आप को ये नाजिर की थी। उन्होंने खुद एक आर्टिकल में अपने बारे में खुद को स्वातंत्र वीर कहा था। तो ये सारे सच अगर लोगों के सामने आ जाए तो इनकी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही कनेक्शन है भाजपा और आरएसएस के पास जो स्वतंत्रता आंदोलन से जिनको जोड़ा जा सकता है। और वही कनेक्शन अगर इस तरह से उसके बारे में सच सामने आता है तो इनको तो मुंह दिखाने की नहीं रहेगी। तो संघ और भाजपा ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि सावरकर के बारे में सच लोगों के सामने ना आए, ताकि जो राजनीति वो कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन सर, वीर सावरकर जो अक्सर भाजपा वाले करते हैं, वीर सावरकर, लेकिन सावरकर का मुद्दा आपको नहीं लगता कि ऐसा मुद्दा है जो वो देश के लिए काम कितना किए कितना नहीं किए? हमने जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगी के बारे में जाने हैं, उनकी उन्होंने जिस तरीके की शहादत दी है उसके बारे में हमने जाना है, तो ये देशहित का मुद्दा है कि उन्होंने देश के लिए वाकई काम किया कि नहीं, वो वीर है कि नहीं। इसे पॉलिटिकल एंगल क्यों दिया जाता है? इसकी राजनीतिकरण क्यों की जाती है? जी देखिए, ऐसा है, संघ परिवार में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई भी योगदान नहीं था। उनका ये भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, न्यूनगंड जिसे कहते हैं, वो ये भी है कि इस देश के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं था। अब किसी तरह से मतलब खींचतान करके उस स्वतंत्रता आंदोलन से अगर उनको कनेक्शन बनाना है तो वो सिर्फ सावरकर के जरिए वो बना सकते हैं। तो ये उनका एक एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी है।
जो एक न्यूनगंड से आया हुआ एरोगेंस है उनका, और उसके लिए उनकी ये मजबूरी बन जाती है कि किसी तरह से सावरकर से कनेक्शन बनाए, किसी तरह से सावरकर की बदनामी या सावरकर के बारे में सच लोगों के सामने ना आए। तो ये उनकी अपनी एक कंपल्शन है, और उसकी वजह से राजनीति में उनको बार-बार उस कनेक्शन को दिखाने के लिए सावरकर का नाम लेना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि राजनीति उसकी क्यों होती है, तो राजनीति इसलिए होती है क्योंकि ये बेसिकली संघ परिवार में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इस आंदोलन से और इस देश के निर्माण से उनका कोई योगदान नहीं रहा अभी तक, और उसी वजह से ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी वजह से ये राजनीति में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जैसे नेता कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि ये समन ट्रायल करो और सारे एविडेंस में लोग कोर्ट के सामने जुडिशियल रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, तब ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सच सामने आ जाएगा तो फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी दोस्तों, राहुल गांधी ने सावरकर डिफेमेशन केस में डिफेमेशन से समन ट्रायल में इसे बदलने के लिए अपील की थी कोर्ट में, जिसके चलते सावरकर से जुड़ी जो फैक्ट्स है वो सामने आ सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि एक लंबे समय से इस पर बहस चल रही है सावरकर पर, उस पर विराम चिन्ह लगे। कोर्ट ने भी इसे मान लिया था, लेकिन याचिकाकर्ता पीछे हट गए, वो दुम दबा कर के भागे। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज से देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। सावरकर पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना ना भूलें, और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।